देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। शुरुआत इसकी आपने बागी की बात की, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, देशद्रोही की बात से। तो अब तो आप कोई भी बात कहिए तो आपका जब देशद्रोही का टैग है तो वो लग जाता है। तो मैं सोचता हूँ देशद्रोही कौन होता है? देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। तो ये जो देशद्रोही लोग हैं ये संविधान की शपथ लेते हैं और संविधान का उल्लंघन करते हैं। फर्जी यूएपीए लगा देंगे, फर्जी एनएसए लगा देंगे, तो इनसे बड़ा तो कोई देशद्रोही नहीं हुआ ना। आम जनता ने तो अपनी सामाजिक आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए शपथ नहीं ली है, वो संविधान की बदौलत उसका नागरिक ज़रूर है। पर ये तो जब जिस दफ्तर में जाते हैं बाकायदा उस किताब की शपथ लेते हैं और ठीक उसका उल्लंघन करते हैं। तो जो स्कोप देशद्रोही होने का है वो पावर में बैठे लोगों का ज़्यादा है। जनता में ज़्यादा से ज़्यादा लोग विद्रोही हो सकते हैं, है कि नहीं सर? जी हाँ, बिल्कुल। अब रही बात कि भारत में जो नागरिकता और उसकी अवधारणा को आम जनों के बीच में ठीक से नहीं समझा गया, उस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं हुई भी तो आज के दौर में इतना जब संचार विकसित नहीं था तो जनता के बीच नहीं हुई। तो जनता ने उस नागरिकता को अपने तरीके से समझा और बहुत खूबसूरत तरीके से समझा। लेकिन जब ये संचार के साधन माध्यम जब आए, तरह तरह का मीडिया जब आया, नाम उसका मीडिया हुआ और उसमें से मीडिया का काम ही गायब हो गया। तो जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनरी होनी चाहिए थी उसके जगह एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई। और उसके साथ साथ धार्मिक नागरिकता आप हिंदू नागरिकता कह सकते हैं। और अब उस तरह से अब किताबें भी लिखी जा रही हैं इस तरह के थीम पर। आज ही मैं किसी किताब का टाइटल देख रहा था, तो एक धार्मिक नागरिकता खड़ी करने की कोशिश की गई। और इस नागरिकता का जो आधार था उसमें सूचना गायब था, सूचना थी नहीं। सूचना हम सब ज़्यादातर लोग इस देश में सूचना विहीन नागरिकता जीते हैं। ज़्यादातर लोग अखबार और टेलीविज़न या किसी भी प्रकार की सूचना से, ईमानदार सूचना से दूर रहे, लंबे समय तक दूर रहे। उनके पास इंस्टीट्यूशंस के भीतर जो खराबियां आ रही हैं उन खराबियों की जानकारी जो पहुंचती थी उसके माध्यम राजनीतिक दल ही थे, विरोधी दल थे, विपक्ष के दल थे, उससे ज़्यादा पहुंचा करती थी कि इंदिरा गांधी ने क्या किया या किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने इन इंस्टीट्यूशंस का क्या किया है। तो सबसे पहले विपक्ष पर हमला किया गया, आपके भीतर से विपक्ष के होने की संभावना समाप्त कर दी गई। इंफॉर्मेशन को करप्ट कर दिया गया सर। जब इंफॉर्मेशन करप्ट हो जाए तो और आपके पास इंफॉर्मेशन ना हो तो आप नागरिक हो सकते हैं कहलाने के लिए, पर नागरिकता का जो धर्म होता है उसे निभाने के लिए आप इक्विप्ड नहीं होते हैं, उससे लैस नहीं होते हैं। तो एक धार्मिक नागरिकता थोपी गई जिसे आप हिंदू नागरिकता के तौर पर देख सकते हैं। राजनीति में धर्म का आना, कई लोग कहते हैं कि हमारा देश कई तरह के धर्मों का देश है और राजनीति को, सामाजिक आचार व्यवहार को आप धर्म से अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। नेता धार्मिक समारोहों में आते जाते रहेंगे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से जाएं या राजनीतिक रूप से जाएं या उनका जो भी करें। लेकिन मेरी अपनी समझ है कि राजनीति में जब धर्म आता है तो वो राजनीति में अधर्म पैदा करता है। राजनीति में जब धर्म आता है तो धर्म की राजनीति करने वालों के बीच वो साहस खत्म कर देता है, सत्य को सुनने की साहस खत्म कर देता है। धर्म की दुकान या धर्म का अस्तित्व या धर्म का महात्म्य, इंपॉर्टेंस जो है, रेलेवेंस जो है, इस बात पर है कि आप कुछ एथिकल कोड का पालन करेंगे। कोई भी रिलीजन इस बात का दावा करता है कि वो एक सर्टेन एथिकल कोड में विश्वास करता है, इसलिए वो धर्म के अनुयायियों को ये कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुम सच बोलो। लेकिन यहाँ तो लोग गीता पर हाथ रखकर ही झूठ बोल रहे होते हैं और उस ऊपर से गीता जयंती भी मना रहे होते हैं। और अगर आप सच बोलें तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, जिस कुर्सी पर हम दोनों बैठे हैं, पता नहीं कौन खरीद के ले जाए, तो वो भी गायब हो जाता है। तो एक ऐसे देश में जब धर्म
की स्थापना राजनीति में या मुल्क के चरित्र के रूप में की जाए तो थोड़ा संदेह से देखना चाहिए। सेकुलर मुल्क वो मुल्क होता है जहाँ पर संविधान की बुनियादी समझ ज़्यादा से ज़्यादा हो। हम सेकुलर मुल्क थे, अभी भी हैं, उसे बदलने की बहुत कोशिशें की जाती हैं, कर भी चुके हैं बहुत हद तक, मगर उसकी आत्मा, उसके बीज अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। लेकिन होता यह है कि संविधान की समझ इतनी कमज़ोर है लोगों में, उसके प्रति निष्ठा इतनी, उसे कमज़ोर इसलिए कहेंगे कि जानकारियाँ कम हैं। बहुत सारे लोग इस देश में मिल जाएंगे जिन्होंने संविधान की किताब नहीं देखी है। वो तो भला हो बहुजन मूवमेंट का कि बीएसपी की रैलियों से लेकर अंबेडकर जयंती की रैलियों में संविधान की कॉपी बिका करती है। आप और भी कोई, और ये मुझे लगता है, मैं दुनिया के हर देश में नहीं गया हूँ, पर मेरा अपना मानना है, हो सकता है कि गलत भी हूँ, मेरा अपना मानना है कि भारत ही एक अजूबा देश है जहाँ पर किसी भी वजह से, डॉक्टर अंबेडकर की वजह से ही सही, संविधान की कॉपी किसी की जयंती के नाम पर हो रहे मेले में बेची जाती है। लोग संविधान को गीत के रूप में गाते हैं और उनके गीतों में जो भीम गीत हैं, जो अंबेडकर के गीत हैं, जो मराठी में ज़्यादा लोकप्रिय हैं और भी दूसरी भाषाओं में होंगे ही, उसमें संविधान का जो थीम है वो ज़्यादा है। तो उस देश में भी अगर ये ना होता तो बहुत सारे लोग संविधान की किताब या कॉपी का दर्शन तक नहीं किए होते। अगर कांशीराम की राजनीति ना आई होती तो लोगों ने अंबेडकर की प्रतिमा तो देखी, पर यह नहीं देखा कि उस प्रतिमा में एक किताब भी है। उस किताब के बगैर बहुत कम अंबेडकर की मूर्तियां लगाई गई हैं। अगर एक हाथ उनका उठा हुआ है, एक उंगली सामने की तरफ है, तो एक हाथ में वो संविधान की किताब भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जनता के बीच ले जाने का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ। बहुजन मूवमेंट ने हमें ये राजनीतिक विरासत में सौंपने का काम किया है, या उसे आप अंबेडकर मूवमेंट कहें जिसने महाराष्ट्र में ये काम किया है, तो संविधान जनता तक पहुंचा नहीं। तो नागरिकता या देश, इसकी समझ आप ज़रूर धर्म, उसकी संस्कृतियों, क्योंकि ये सब उसकी शिराएं हैं, इसके बगैर तो शरीर बनता नहीं है, मगर आत्मा तो संविधान है। और जो सेक्युलर देश है उसका मतलब यह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल देश हो। उसका मतलब है कि आप संविधान की नज़र से सबको बराबर समझें। उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी एक धर्म के लोगों को आप इतना प्रताड़ित कर दें, उसके अधिकार बोध ख़त्म कर दें और दूसरे लोग शांतिपूर्ण तरीके से उसे देखें, सहमति जताएं। नागरिक हम नहीं हैं। नागरिक अगर हम होते तो एक नागरिकता के आधार पर दूसरे नागरिक के साथ हो रही गलतियों को, ज़्यादतियों को हम महसूस करते। हम सामाजिक ज़रूर हैं, हम पारिवारिक बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने परिवार में कोई बीमार होता है तो हम बहुत चिंतित होते हैं। अपने देश में किसी को अवैध रूप से सिद्दीक कप्पन, जिसने वो रिपोर्ट तक ना लिखी और उसे 28 से 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, हम उसके दर्द को महसूस भी नहीं करते हैं। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे भीतर नागरिकता नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित राष्ट्र नहीं है, हमारे भीतर संविधान आधारित सेक्युलर समझ नहीं है। हमने सेक्युलरिज्म को हमेशा धर्म के कॉन्टेक्स्ट में समझा है, हमने सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के रूप में नहीं समझा है। संविधान ने बाद में इसे जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, संविधान अपने तमाम अधिकारों से और अपने तमाम बिंदुओं से हम सबको यही कर्तव्य दिया कि आप एक दूसरे के लिए महसूस करेंगे, एक दूसरे के लिए सुरक्षा चौकीदार बनने का काम करेंगे। मगर यहाँ तो आपकी चौकियाँ लूट ली गई और जिस पर लूटने का इल्ज़ाम लगा उसने ही कह दिया वो चौकीदार है। तो अब क्या कर सकते हैं? तो मेरी नज़र में ये बहस चलती रहनी चाहिए। ये मैं इसमें लेकर मैं अपने तौर पर बहुत स्पष्ट हूँ कि हिंदू राष्ट्र भी होगा तो क्या उसमें कोई जज इतना डरपोक होगा कि बेल नहीं देगा? तब तो हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र भी नहीं चाहिए। जो लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दिन रात खपाए बैठे हैं, मैं उन्हीं को बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा हिंदू राष्ट्र क्यों चाहा कि जहाँ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।